सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 का हिंदी ए मॉडल पेपर प्रश्नों का हम लोग सब्जेक्टिव के उत्तर को देखने जा रहे हैं। यानी कि हिंदी के जितने भी सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर है सारे को हम लोग सिंपल उत्तर में मतलब सिंपल वर्ड में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे आसान शब्दों में हम लोग याद करेंगे, साथ ही आप लोग को समझा देंगे ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्टिव प्रश्न को क्वेश्चन है उसके उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, इसमें आप लोग को जो 2 मार्क्स मिलेंगे, 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और 31 से शुरू होगा। इसी तरह से आप लोग का एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। तो चश्मा जो है कैप्टन जो था बार बार जो मूर्ति पर नेताजी के चश्मे पर लगा बार बार क्यों बदल देता था, इसका प्रश्न का उत्तर चलिए जानते हैं सबसे आसान शब्दों में। देखिए यहाँ पर क्या है कि कैप्टन देशभक्त आदमी था। क्या था? देशभक्त आदमी। तो वो चश्मा बेचता था, इसलिए वो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा लगा देता था। यानी कि आप लोग समझ गए कैप्टन क्या था, वो देशभक्त आदमी था। वो क्या बेचता था? चश्मा बेचता था। मतलब नेताजी के जो चौराहे पर लगा था कैसा चश्मा था? बिना चश्मे वाली मूर्ति थी। ठीक है, और वो क्या लगा देता था? अपने ओर से क्या लगा देता था? कोई ना कोई चश्मा लगा देता। और कहाँ पर बेचता था? चौराहे पर बेचता था। कौन बेचता था? तो कैप्टन बेचता था। यदि फ्रेम किसी ग्राहक को मूर्ति की ओर पर लगा फ्रेम पसंद आता था तो वह उस फ्रेम को उतारकर उस ग्राहक को दे देता था। ठीक है, कि मतलब वो जब बेचता था तो कोई ग्राहक मतलब कोई लोग उस फ्रेम को, जो मूर्ति पर लगा फ्रेम जो है चश्मा, उसको किसी को पसंद आ जाता था तो क्या करते थे, वो उसे उतारकर उस जो जिसको पसंद आया है वो ग्राहक को दे देता था। यानी कि दूसरा उसके बाद क्या करता है, दूसरा फ्रेम का चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था। ठीक है, तो यह कैप्टन इसीलिए बार बार क्या करते थे, चश्मा बदलते रहते थे मूर्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं क्या है, लिखिए। यानी कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन के गुण क्या क्या है। देखिए बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों का पालन करते थे तथा उनके ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वर में गाया करते थे। यानी कि देखिए बाल गोविंद भगत जो है वो किसके आदर्शों का पालन करते थे? कबीर के। और सब कुछ किसके भक्ति गान करते थे? कबीर के ही गान कबीर के ही मधुर स्वर में गाया करते थे। ठीक है, उनके कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक थी कि वो उन गीतों को जीवित कर देते थे, जिससे लोग मंत्र मुग्ध होकर उनको गुनगुनाने लगते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत के जब गाते थे ना तब क्या होता था, तो उनके कंठ से बहुत ही सुंदर मधुरता मनमोहक सी स्वर निकलती थी। ठीक है, जिसके कारण से लोग भी उनके साथ गुनगुनाने लगते थे और सब कहीं झूमने लगते थे, मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगते थे, उनके साथ गाते लगते थे। तो यह बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की गुण थी। ठीक है, जब वो गाते थे तो सब मिलकर उनके साथ दोहराते थे और सब क्या करते थे, मंत्र मुग्ध होकर उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके विचार फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। देखिए इस सब जितने भी बता रहे हैं ना आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, साथ ही साथ क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे तथा भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो भारत क्यों आना चाहते थे, क्योंकि भारत के जो यहाँ के सभ्यता संस्कृति को पसंद करते थे, जिसके कारण क्या करते हुए आकर्षित हो गए थे, जिसके कारण से वो भारत आना चाहते थे। ठीक है, यही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। देखिए जब बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई बजाते थे ना तो इतना क्या बोलेंगे सुरीली थी आवाज़, जिसके कारण से आज तक उसके जैसा सुरीली शहनाई वादक अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक कहते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा मंगल ध्वनि क्या निकलती थी, मंगल ध्वनि निकलती थी। राइट, वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मंगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। कब कब बजाते थे, तो वह काशी के विश्वनाथ जो है बालाजी मंदिर, वहाँ पर क्या करते थे,
उत्सव और पर्वों पर क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर वो दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। इसी कारण से बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं नीचे वाला और जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की? देखिए, उद्धव की प्रेम की तुलना कमल के पत्ते, तेल के चुपड़े, गागर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा 36 नंबर, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य के मानस जो चाक्षुक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या? तो चाक्षुक बिंबों के माध्यम से कवि नागार्जुन के बच्चों की मुस्कान का इन बीमों से क्या है, तो सौंदर्य मानस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, सौंदर्य मानस और चाक्षुक बीमों के माध्यम से बताया है। ठीक है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें सदैव वर्तमान को स्वीकार करके भविष्य को संवारना चाहिए। यानी कि वर्तमान आपका जैसा भी है, लेकिन आपको उसको स्वीकार करना है, साथ ही अपने भविष्य के लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। कि आप पीछे जो बगड़ गया उसको तो नहीं आप सुधार सकते हैं ना। जैसे आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे, अभी आप लोग का समय है कि आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे, कितना दिन से सोचते रह जाएंगे, क्योंकि आप लोग का टाइम भी कहाँ, समय भी नहीं बचा है, क्योंकि 6 फरवरी से आप लोग का एग्जाम हो जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग 1 महीना जो टाइम मिलता है ना, उससे में दिमाग में छप जाता है जितना भी पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका भविष्य भी क्या हो जाएगा, संवर जाएगा। संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? संगतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। समझिए, कोई भी संगीतकार होता है, कोई भी क्षेत्र में किसी के पीछे कोई रहता है तभी वो आगे बढ़ता है। यानी कि समझे, कुछ नहीं समझ पाए ना। यानी कि जैसे यहाँ पर संगतकार को लेकर है, संगतकार के माध्यम से जो संगीत मैन जो गाता है ना, सब कोई उसी को देखता है, उसी की वाहवाही करता है। लेकिन उसके साथ जो दोहराए देते हैं, मतलब जो बजाता है, ठीक है, जैसे गायक, वाद्य कलाकार, ध्वनि प्रकाशक, ठीक है, ध्वनि जो उसके साथ गाता है, बीच में उसके पास ढोल बजाते हैं, ठीक है, नगाड़े बजाते हैं, ढोल नगाड़े जितने भी सारे हैं, तो उसका भी महत्वपूर्ण उतना ही है जितना संगीत जो गाता है संगीत को। यानी कि लेकिन उसको ही हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन उनके पीछे जो जिसके कारण से वो क्या इतना दूर पहुंचा है, जिसके कारण से आप लोग उसको श्रेय देते हैं, लेकिन पीछे वाले जितने भी गायक होते हैं उसको भी उतना ही श्रेय मिलना चाहिए। ठीक है, ये लेकिन श्रेय के पीछे क्यों रहता है, जितने भी पीछे व्यक्ति होते हैं सब। वही लिखा है कि परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आते, लेकिन निगाह में कहाँ आता है, जो गाता है मैन वही निगाह में आता है, और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाता है। लेकिन जो सफलता मिलता है सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है, लेकिन बाकी जितने हैं सबको सफलता का श्रेय नहीं मिलता है, वो क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। यानी कि मुख्य गायक, यहाँ पर लिखा है, मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाशक व्यवस्था देखने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलता है। साफ साफ लिखा है कि जो ध्वनि प्रकाशक कलाकार, वाद्य कलाकार होते हैं, बजाने वाले होते हैं, सबका इसमें सहयोग होता है, लेकिन उनको भी श्रेय नहीं मिल पाता है, लेकिन उनको मिलना चाहिए। संगीतकार के माध्यम से कवि ने इस प्रकार व्यक्तियों को संकेत करने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग को देखिए। अब हम लोग का था 38 नंबर, अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, 60 शब्दों में देने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानवाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पानवाला कैसा था, मोटा था, खुशमिजाज आदमी था, उसके सिर पर गिने चुने बाल थे, ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे, वो हरदम अपने मुंह में क्या ढुसे रहते थे, पान ढुसे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय कोरोना की दिव्य चमक क्यों कहा है? देखिए, फादर बुल्के को क्या कहा है, तो मानवीय कोरोना की दिव्य चमक क्यों कहा है, चलिए जान लेते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय कोरोना की दिव्य चमक कहा है क्योंकि वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। यानी कि मानवीय कोरोना की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि लेखक ने यह बताया कि वो जो फादर बुल्के है वो लोगों की सहायता के लिए तुरंत हाजिर हो जाता है, यानी कि तत्पर रहता है। सम एवं विषम दोनों प्रकार की परिस्थितियों में भी वो एक समान रहते थे, मतलब सुख दुख सब में वो क्या करते हैं, समान साथ देते हैं थे। उनके चेहरे पर एक
मंद मुस्कान हमेशा ही झलकती रहती थी, उसके चेहरे पर मुस्कान रहता था। वो दुख से विरक्त लोगों को सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे, यानी कि लोगों को दुख से विरक्त करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए कुछ बोलकर उसको क्या स्थिर करते थे या शीतलता प्रदान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसको भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको पढ़िए या इसको पढ़िए, दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। देखिए पिता का प्रभाव पड़ा था पहले, उसके बाद किन किन लोगों का, उसके बाद अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। ठीक है, जो उसके प्रधान अध्यापक थे शीला अग्रवाल, उसका प्रभाव पड़ा था। देखिए पहला पिता का प्रभाव क्या पड़ा था, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूप में प्रभाव पड़ा, यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था और सकारात्मक मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों का प्रभाव पड़ा था। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे। क्या करते थे, उसकी बहन सुशीला से तुलना करते थे, जिससे लेखिका मन में हीन भावना का भर गई थी। मतलब उसके जो बार बार उसको मतलब टाना देते थे अपने बहन से। ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो गया था, हीन भावना, खुद से नफरत होने लग गया था। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक पश्चिम में अवगत कराया था। लेखिका को क्या कराया था, राजनीति के बारे में बताया था। देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने का योग्य बनाया था, यानी कि देश के प्रति भागीदारी करना है उसको। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा है क्या कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लेखिका को व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा पिता का प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से प्रभाव पड़ा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। उसकी बहन की तुलना करता था, जिसके कारण उसके अंदर हीन भावना हो गया था। लेकिन एक क्या हुआ था कि इनके अलावा उन्होंने राजनीतिक के बारे में, जो पॉलिटिकल है उसके बारे में बताया था, अवगत कराया था, तथा देश के प्रति क्या किया था, उसको जागरूक और सभी चीज़ों में सक्रिय भागीदारी निभाने का योग्य बनाया था। यह था लेखिका के पिता का प्रभाव। ठीक है, अब देखिए लेखिका किसका प्रभाव है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। ठीक है, कि लेखिका पर शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है पिता के बाद, इसका महत्वपूर्ण योगदान प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। उन्होंने लेखिका के साहित्यिक समझ को बढ़ाने का कोशिश किया था। उसके बाद अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की थी। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस भर दिया था और आत्मविश्वास जागृत कर दिया था, जिससे उसकी रगों में खून लावे में बदल गया था, यानी कि खून जो ठंडक था वह लावे में बदल गया था। किसका, तो लेखिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। देखिए कवि ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। नंबर 1 क्या है, बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है कि मृतक में भी जान डाल दे, यह कहा था, यानी कि मृतक में भी डाल देगा जान, यह है। नेक्स्ट क्या था कि कवि ने बालक की मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, यानी कि जो कि तालाब में ना खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। यानी कि जो बालक की मुस्कान है, कवि ने किसका कहा है कि कमल जो पुष्प है वो तालाब ना खिलकर किसके झोपड़ी में खिल रहा है, कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। यानी कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहा जलजात, किसका, बालक की मुस्कान को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी का आंसर है कि बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण यानी पत्थर भी पिघल जल बन जाएगा। यानी कि मुस्कान, जो बच्चे की मुस्कान का जो है तुलना वो पत्थर से किया है, कि क्यों, पत्थर भी जब मुस्कान को देखेगा तो पिघल कर जल बन जाएगा। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण मतलब पत्थर। कवि बच्चन की मुस्कान तुलना शेफालिका के फूल से करता है। ठीक है, किससे, शेफालिका के चार, मतलब यहाँ पर 4 चीज़ों से क्या है, एक मृतक में भी जान डाल दे, कमल के पुष्प से किया है, उसके बाद पत्थर से किया है, और उसके बाद शेफालिका के फूल से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। देखिए कवि क्या कहता है कि बादल से कि तुम फुहार या रिमझिम बरसने के बजाय तुम गरजो। गरजने का मतलब क्या होता है, देखिए क्यों कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक, गरजना मतलब विद्रोह करना है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, वो वाला विद्रोह, मतलब किसी के चलते, मतलब विद्रोह मतलब क्या, कि जो कुछ आप लोगों को विद्रोह क्या होता है पहले समझ लीजिए आप। जो आपका मतलब कि जैसे झारखंड में विद्रोह हुआ था कि अंग्रेज सब क्या था
यहाँ पर आकर ज़बरदस्ती हम लोगों पर हुक्म चला रहा था, तो उसके चलते बिरसा मुंडा ने क्या कहते हैं उनके साथ लड़ाई लड़े थे। तो ये क्या हो विद्रोह क्या था उन लोग का, तो यह है क्या विद्रोह है। ठीक है, कभी आंदोलन क्या था या विद्रोह क्या था। कभी बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति, नवीनता का चेतना, उत्साह का संचार करना चाहता है। कभी क्या चाहता है कि क्रांति आए, नवीनता आए, और चेतना व उत्साह समाज में आए, यानी कि गरजने का मतलब होता है विद्रोह का प्रतीक, यानी कि समाज को बोल रहा है कि आप क्रांति, नवीनता और चेतना, उत्साह संचार का करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने विचार से मान है ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। क्या बोल रहा है कि लड़की हो लेकिन तुम लड़की जैसे दिखाई नहीं देना। क्यों, इन पंक्ति में लड़की की कोमलता तो कमजोरी की स्पर्श होता है। लोग क्या समझते हैं लड़की है रे, बोलता है ना कमजोर होगी, कमल बहुत कमल होती है ये लोग ना, इसे बोलते हैं ना। लेकिन इसीलिए बोल रहा है कि लड़की की कोमलता उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की मान उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। समाज में क्या किया जाता है कि कमजोर लड़की का शोषण किया जाता है। इसीलिए उसकी माँ क्या बोल रहा है कि लड़की हो तुम पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झिल मिलाते रोशनी में नहाई गोंगतोक लेखिका को किस तरह समाहित कर रहा है। यानी कि गोंगतोक जो है, ठीक है, इसका समझिए गोंगतोक शहर है। ठीक है, तो झिल मिलाती तारों की प्रकाश में समाहित गोंगतोक शहर लेखिका के मन में एक सम्मोहन जगा रहा था। इस शहर का सभी कुछ अत्यंत सुंदर था। इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ स्थगित और अर्थहीन लग रहा था। मतलब इतना सुंदर हो गया था, कुछ अपने आप को शून्य हो गया था। ठीक है, लेखिका को अपने भीतर बाहर एक शून्य सा व्यक्त होता दिख रहा था। यानी कि गोंगतोक शहर मतलब इतना झिलमिलाते तारों के बीच में उसको क्या लग रहा था, सुंदरता के कारण उस पर जैसे जादू हो गया था। किस पर, तो लेखिका पर। और वो अपने आप को स्थगित और अर्थहीन लग रहा था उसका अपने आप, और अंदर और भीतर क्या लग रहा था, वो अपने आप को शून्य हो गया था सुंदर को गोंगतोक शहर को देखकर। ठीक है, वाक्य किसे कहते आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए पढ़ते हैं अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने मोहल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया 46, आप लोग लिख लिए वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। ठीक है, अब हम लोग 47 यानी कि 47 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आप लोग को इस शब्द में लिखना है, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत अव्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। नेक्स्ट क्या है, आपके 2 प्रश्न दिया है, कलम बनाने वाले कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो दोनों हम लोग बनाए हैं। देखिए पहला क्या है कि देखिए पहले आप लोग का है 47 में हम लोग देखते हैं। चलिए 47 क्या है, देखिए अब लोग को बोला गया है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 47 वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 47 में अपने मोहल्ले चरमराई हुई विद्युत अव्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखें, या अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखें। तो आप लोग क्या है, तो पहले लिखिएगा सेवा में विद्युत अभियंता बिजली बोर्ड रांची, या जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहीं से लिख दीजिएगा रांची की जगह। ठीक है, विषय के लिए सिंह मोड़, आप लोग का जहाँ जगह है उस जहाँ पर क्या है आप लोग का बिजली की आपूर्ति, आप लोग यहाँ पर नहीं लिखा है ना कहाँ पर लिखना है, तो आप लोग अपना एड्रेस दे सकते हैं। विकास नगर अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में आप लोग लिख सकते हैं कि अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में। आप लोग यहाँ पर जो एड्रेस देकर क्या लिख सकते हैं, विषय में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में क्या लिखिएगा, श्रीमान महाशय, उसके बाद महाशय लेने के बाद श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप से हो रही है। कभी 2-3 तक विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, कभी यहाँ पर लिखा है कभी 2-3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, कभी उसकी आंख मिचौली का खेल, और कभी वोल्टेज का कारण हम लोग त्रस्त है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा कि आपने मतलब लिख लीजिएगा क्यों हो रहा है कि 2-3 दिन 4 दिन आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत आपूर्ति नहीं हो रहा है या अनियमित है। उसके बाद कभी आती है चल जाती है। ठीक है, लो वोल्टेज रहता है, तो हम लोग इससे त्रस्त है या ग्रस्त है। ठीक है, इससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस मोहल्ले में छात्रों की अधिकता है। मैं स्वयं भी मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग मेडिकल टेस्ट नहीं, मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मोहल्ले की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की कृपा की जाए।
विश्वास जन, ठीक है। आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग थोड़े नहीं इसको लिख रहे हैं, स्कूल को नहीं लिख रहे, आपका विश्वास छात्र, तो यहाँ पर लिखिएगा विश्वास जन, आपका नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या CSN स्टडी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसका डेट लिख दीजिएगा इस साइड में, और आप लोग यहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं नीचे एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक। यह हो गया। आप लोग उसके नीचे देखिए, एक आप लोग को क्या लिखने बोला है, कलम, कलम का क्या है, कलम का एडवर्टाइज लिखने बोला है। तो कलम का एडवर्टाइज किससे लिखिएगा, देखिए कलम का एडवर्टाइज करने के लिए आप लोगों को पहले क्या लिखना पड़ेगा, कलम ऊपर में लिखिएगा सबसे सस्ता सबसे अच्छा, हैंड राइटिंग बने चकाचक, सफल पेन लिखता है धकाधक, विशेषताएं नीचे लिखिएगा, ठीक है। यह आप लोग का स्लोगन हो गया कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा, हैंड राइटिंग बने चकाचक, सफल पेन लिखता है धकाधक, ठीक है। विशेषताएं क्या लिखना, लंबी चलने वाली इंक है, साफ और सुंदर लिखाई होता है, लाल नीले हरे रंग और रंग में भी उपलब्ध है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। यह हो गया कलम का एडवर्टाइज, यानी कि कलम का क्या हो गया, एडवर्टाइज हो गया। आप लोग एडवर्टाइज लिखने जरूर आएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, बॉक्स के अंदर जरूर भर दीजिएगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर इसको क्या कर दीजिएगा, घेर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम कंपनी वाले विज्ञापन लिखने के लिए हो गया, विज्ञापन आप लोग लिख पाइएगा इसी तरह, कलम का एवरेज लिखने बोला था, यानी कि विज्ञापन लिखने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 50 नंबर है, देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। देखिए साफ साफ ये 50 से देखते हैं, 50 का क्वेश्चन कहाँ है, आपका आंसर यहाँ पर देखिए, एक मिनट, क्या हो गया, 50 नई दिल्ली वाला ना, एक सेकंड, नई दिल्ली वाला तो नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग उसके बाद लिख नई दिल्ली में ना, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 क्वेश्चन है ना, क्या कोई यहाँ पर किसी एक प्रश्न का, तो दिल्ली वाला आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा अपने से। तो जितन नार्गे वाला हम लिखे हैं, ठीक है, जितन नार्गे वाला आपको दिखाते हैं, जितन नार्गे वाला, जितन नार्गे कहाँ गया, अब है जितन नार्गे आ गया, हाँ जितन नार्गे, ठीक, 51 वाला। देखिए यहाँ पर जितन नार्गे एक कुशल गाइड के साथ ही साथ एक कुशल ड्राइवर भी था। प्राय पर्यटक वाहनों में ड्राइवर और गाइड अलग अलग होते हैं। यदि एक कुशल गाइड में अगर अच्छी तरह गाड़ी चलाने का भी ज्ञान हो तो उसे एक अच्छा गुण माना जाएगा। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि कुशल गाइड कैसा होना चाहिए, जितन नार्गे के अनुसार, उसमें यदि कुशल ड्राइवर भी था, यानी कि जितन नार्गे क्या था, एक कुशल गाइड के साथ ही गाइडर के साथ ही क्या था, वो एक कुशल ड्राइवर था। उसको पर्यटक के वाहनों में ड्राइवर और गाइड अलग अलग होते थे। यदि एक कुशल गाइड में अगर अच्छी तरह गाड़ी चलाने का भी ज्ञान हो तो उसे एक अच्छा गुण माना जाएगा। कुशल गाइड अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या करता है, भौगोलिक स्थिति, विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारी का भी ज्ञान होता है। यानी कि कुशल जितन नार्गे क्या था, एक कुशल गाइड भी था और कुशल ड्राइवर भी था। वो उसको क्या क्या मालूम था, भौगोलिक स्थिति और विभिन्न स्थानों के महत्व के बारे में जानकारियाँ थी, ठीक है। जितने यद्यपि नेपाली है, जितन गार्गी क्या था, नेपाली थे, और सिक्किम के जन जीवन, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान था उसको, मतलब सिक्किम के जितने भी बारे सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में जानकारी था। वहाँ के कठोर जीवन स्थितियों से भी वो भली भांति परिचित थे। वो किसी कुशल गाइड का उपयुक्त गुण है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे गुण थे। वो एक ड्राइवर भी था, वो गाइडर भी था, यानी कि किसी उसके अंदर क्या था, बहुत कुछ जानकारी है, वो जानते थे कैसे गाइड करना है किसी को, तो उसके अंदर ये था। यानी कि उसको बहुत कुछ जानकारी थी, क्या क्या सभ्यता, सिक्किम की सभ्यता और जानकारी, ठीक है, धार्मिक मान्यताएं जानकारी जानते थे। और वहाँ के कठोर जीवन क्या मतलब कैसे जीवन जीते हैं लोग, उसको भी बारे में भली भांति उसको ज्ञान था। जितन का सबसे अच्छा गुण मानवीय संवेदनाओं के समझ तथा परिष्कृत संवेदनशीली था। जितन का संवेदनाओं का समझ तथा परिष्कृत संवेदनशीली जितन का सबसे अच्छा गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग 51 का देख लिए। 51 में आप लोग का जितन गार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए कुशल गाइड के भी क्या क्या गुण होना चाहिए, एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होना चाहिए, तो उसको
सबके बारे में ज्ञान, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जानकारी होनी चाहिए। तो ये जितेंद्र नारगे का वो बहुत ही सुंदर मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा गाइड था। परिश्रम का महत्व या परिश्रम वाला आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग के बुक में दिया होगा, लेकिन झारखंड, हमारा झारखंड वाला हम लिखे हैं, ठीक है। 52 का आंसर चलिए देखते हैं, हमारा झारखंड। तो हमारा झारखंड में आप लोग का देखिए, पहले आप लोग को क्या क्या लिखा गया है कि संकेत बिंदु में प्रस्तावना लिखने बोला गया है, इतिहास लिखने बोला, सीमा एवं निवासी लिखने बोला है, संसाधन लिखने बोला है, विशेषता लिखने बोले, उपसंहार लिखने बोला है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। परिचय वाला है, उसके बाद इतिहास वाला ले लीजिए, ठीक है। इसको ले लीजिए, परिचय ले लिया ना। आप लोग समझ जाएंगे, हमारा अपने झारखंड के है तो अपने झारखंड के बारे में नहीं जानकारी रखिएगा। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि इसको यदि और समझाने गए तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा वीडियो, आप लोग देखने की कोशिश नहीं करिएगा। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, उसके बाद देखिए लिखने का तरीका वही है, सीमा और भाषा को लिखना, क्या क्या सीमा है इसके, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक है। उत्तर में क्या है, बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है, झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। तो ये सब बताइएगा, लिखिएगा। संसाधन क्या, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कोयला मिलता है, लोहा प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। उसके अलावा तांबा, करमाइट, मैग्नीज, बक्साइट, ये सब संसाधन। विशेषता क्या है, यहाँ पर धुंडरू जलप्रपात है, दसम है, जनवा है, हिन्नी है, मैथन डैम है, जहाँ से बिलोंग करते हैं उस हर जगह, हर जिला में हर कुछ ना कुछ है। देवघर में देवघर में आपका बाबा वैद्यनाथ है, बासुकी में बासुकीनाथ है, रजरप्पा का चिन्मस्तिका मंदिर है। आप लोग इसको विशेषता में गुण लिख सकते हैं, ठीक है। झारखंड में क्या क्या है, पठार बहुत है यहाँ पर, ठीक है। उपसंहार में लिखिएगा कि संसाधन से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की राह पकड़ रहा है। आशा है वो दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा, सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र सत्ता तथा सुशासन का साम्राज्य होगा। यानी कि हम लोग ऐसे राज्य में की ओर विकास होते जा रहे हैं जो हमारे सबसे मतलब फर्स्ट राज्य होगा, जो सबसे सुखी और संपन्न होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।